हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और हम देख रहे हैं बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। जो आज का चैप्टर है वो है अध्याय 13 जीव और समष्टियाँ। इससे संबंधित क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो आज एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम आसानी से देखेंगे। तो आज जो परिभाषा शुरू करते हैं वो है समष्टि। समष्टि इंग्लिश में इसको कहते हैं पॉपुलेशन। इसकी परिभाषा क्या है तो आपको बता दें, समष्टि शब्द का अगर पर्यायवाची लें तो उसको हम सामान्य भाषा में जनसंख्या कहते हैं। तो जनसंख्या किसे कहते हैं या समष्टि किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा होगी कि जब किसी क्षेत्र में एक निश्चित समय में एक ही जातियों की जो संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, समष्टि, जनसंख्या, पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे वर्तमान में मानव की जो जनसंख्या है वह एक प्रकार की क्या है, समष्टि है। यदि हम भारत देश में करें तो जो भारत देश की जनसंख्या है वह क्या है, समष्टि है, पॉपुलेशन है। फिर जीव क्या है, व्यक्ति। जब कोई इंडिविजुअल, कोई एक इंसान, एक व्यक्ति आप उसमें से निकाल लेते हैं तो वो क्या होता है, जीव, ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो अब यहाँ पे हमको समझना, अगला जो प्रश्न आता है वो है यूपी बोर्ड में कि समष्टि और जीव में अंतर क्या है। तो तीन महत्वपूर्ण अंतर हैं जो यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं कि जो जीव होता है वो क्या लेता है, जन्म लेता है। यानी हम और आप सभी क्या है, जन्म लिए हुए हैं। तो जब किसी इंसान की जन्म होगा तो उसका मृत्यु निश्चित है, और वह पुरुष के रूप में आया है कि स्त्री के रूप में आया है या किसी अन्य लिंग के रूप में आया है, तो उसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो जनसंख्या में होता है, समष्टि में होता है, वो क्या होता है, जन्म दर। अब ये जन्म दर किसे कहते हैं, जन्म तो आप समझ गए, लेकिन दर की बात हो रही है। कहीं पे दर आ जाए तो एक निश्चित समय की बात हो जाए। तो यहाँ क्या है कि जब किसी भी जात में एक निश्चित समय में जितने नए जीव जन्म लेते हैं वही क्या कहलाती है, जन्म दर। तो एक ये परिभाषा है। दूसरी परिभाषा ये है कि 1000 व्यक्तियों में जो नई संतानें उत्पन्न होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, जन्म दर। दूसरा जो है वह है मृत्यु दर। मृत्यु दर यानी एक निश्चित समय में एक निश्चित क्षेत्र में जितने लोग मर जाते हैं तो वह क्या कहलाती है, मृत्यु दर। समझिएगा कि जो समष्टि होती हैं उसमें जन्म दर और मृत्यु दर होती है, जबकि जो जीव होते हैं उसमें या तो जन्म होगा, जन्म और मृत्यु होगा, दर शब्द नहीं होगा। तो ये महत्वपूर्ण अंतर है। जो अगला है वो है लिंग अनुपात। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि जो समष्टि होती हैं उनमें क्या होता है, लिंग अनुपात होता है, सेक्स रेशियो होता है। मान लेते हैं कोई एक कक्षा है, उसमें कितने लड़के और कितनी लड़कियां पढ़ रही हैं, तो जो उनका रेशियो है वही क्या होता है, लिंग अनुपात होता है। जबकि जो व्यक्ति होता है उसमें क्या होता है, लिंग होता है कि वह नर है या मादा। अब जो अगला प्रश्न आता है यूपी बोर्ड में वो है पृथुजातापी और तनुतापी, जिसको हम यूरीथर्मल और स्टेनोथर्मल कहेंगे। तो पृथुजातापी और तनुतापी की परिभाषा यहाँ हम समझते हैं। ऐसे जीव जो व्यापक तापमान के प्रसार को सह सकते हैं। जैसे हम लोग मानव हैं, अगर कहीं पे तापमान अधिक हो जाता है तो भी हम जी रहे हैं। यानी मरुस्थल या भूमध्य रेखा में, पृथ्वी में जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, सहारा रेगिस्तान में भी क्या है, मनुष्य रह रहा है। ध्रुवीय क्षेत्रों में जहाँ माइनस में टेम्परेचर है वहाँ भी मनुष्य क्या कर रहा है, रह रहा है, बहुत आसानी से अपना जीवन जी रहा है। तो कहना क्या चाहते हैं कि ऐसे जीव जो कि ज़्यादा तापमान के प्रसार को सह लेते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, पृथुजातापी, यूरीथर्मल, जिनमें व्यापक प्रसार होता है तापमान का। उदाहरण क्या हैं, गाय, मानव, बंदर। और जो तनुतापी होते हैं वह बहुत कम तापमान को ही सह पाते हैं। अगर तापमान ज़्यादा बदल जाता है तो उनके शरीर की जो उपापचयी क्रियाएं हो जाती हैं वो रुक जाती हैं, वो सही से काम नहीं कर पाती। तो इसमें जो उदाहरण है सील है, सरीसृप है। तो सरीसृप जिसको हम क्या कहते हैं, रेप्टाइल कहते हैं। रेप्टाइल में कौन से आते हैं, तो आपका छिपकली हो गया, सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये सभी क्या हैं, सरीसृप हैं। अब होता क्या है कि जब तापमान गिरता है, आप ठंडियों में देखे होंगे कि छिपकली आपको घर में नहीं दिखेगी। इसी प्रकार से सांप ठंडियों में नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि उनके
कम तापमान होने के कारण उनके शरीर की जो एक्टिविटी है वो घट जाती है। तो यहाँ पे एक शब्द और है समतापी, जिसको हम क्या कहते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल, समतापी और विषमतापी जीव। समतापी जैसे स्तनधारी मैमल और पक्षी क्या होते हैं, समतापी हो गए। और विषमतापी कौन आते हैं, तो रेप्टाइल आते हैं, उभयचर आते हैं, यानी मेढक आते हैं। तो ऐसे जीव जिनके शरीर का तापमान वातावरण के साथ बदल जाता है, और ऐसे जीव जिनके शरीर का तापमान नहीं बदलता। उदाहरण हम लोग देखे थे कि जैसे मनुष्य है तो उसका क्या है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, तो उसके शरीर का वही तापमान रहेगा, बदलेगा नहीं। तो यहाँ पे ये दोनों अंतर बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। जो अगला अंतर महत्वपूर्ण है वह है शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता। शीत माने क्या होता है, ठंड, यानी शीतकालीन ऋतु हो, और ग्रीष्म मीन्स गर्मी, और शब्द क्या लगा है, निष्क्रिय होना। तो जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़े तो इसकी परिभाषा हम रटेंगे कैसे या याद कैसे करेंगे। शीत निष्क्रियता, शीत यानी ठंडी, जब अधिक ठंडी होती है तो जीव क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाएंगे। निष्क्रिय यानी उनके अंदर जो चलने वाली उपापचयी क्रियाएं हैं, जैसे श्वसन है, पाचन है, और सारी जो रक्त का परिसंचरण है, वो सभी प्रक्रियाएं क्या हो जाएंगी, बहुत धीरे हो जाएंगी। तो जिसके कारण जीव क्या होता है, वह निष्क्रिय हो जाता है। तो उदाहरण क्या है, ध्रुवीय भालू। ध्रुवीय भालू क्या होते हैं, जो ध्रुवीय प्रदेशों में भालू पाए जाते हैं, जब वहाँ तापमान बहुत माइनस में चला जाता है तो वो किसी गुफाओं में जाके छुप जाते हैं और 1-2 महीने उस ठंडी को किसी तरीके से बिताते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वह उस समय तक निष्क्रिय रहते हैं और उस समय तक वो भोजन नहीं करते, तो अपनी सारी जो उपापचयी क्रियाएं होते हैं उसको रोक लेते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, शीत निद्रा भी कहते हैं, कि वो सो गए। विंटर स्लीपिंग कहेंगे कि वो जाके सो गए थोड़े समय के लिए। जबकि ग्रीष्म निष्क्रियता इसके उल्टे है कि जब बहुत अधिक तापमान बढ़ जाए और पानी का अभाव हो जाए तो ऐसे जीव जो गर्मी से बचने के लिए अपने आप को निष्क्रिय कर लेते हैं और अपने अंदर की सारी प्रक्रियाएं क्या कर दें, बंद कर दें या कम कर देते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रीष्म निष्क्रियता। तो इसका उदाहरण क्या है, आप देखे होंगे कि कोई तालाब है वो सूख गया, तो कुछ समय बाद जब वर्षा होगी तो पुनः उसमें मछलियाँ आ जाती हैं। तो वो मछलियाँ आती कहाँ से हैं, क्योंकि वो मछलियाँ नीचे तालाब में मिट्टी के अंदर दब जाती हैं, पुनः जब वर्षा होती है तो बाहर आ जाते हैं। इसी तरीके से मेढक भी तालाब के नीचे चले जाते हैं और ये उभयचर जब पुनः बारिश होती है तो बाहर आ जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रीष्म निष्क्रियता। आपको एक बता दें, केचुआ, सरीसृप और उभयचर ग्रीष्म निष्क्रियता प्रदर्शित करते हैं। एक मछली होती है जिसको लंग फिश कहते हैं, इसके अंदर ग्रीष्म निष्क्रियता इतनी लंबी होती है कि यह 3 वर्षों तक बिना पानी के भी क्या एक ग्रीष्म निष्क्रियता बिहेवियर को दिखाती है और 3 वर्षों बाद यह पुनः क्या हो जाती है, पानी पाने पे सक्रिय हो जाती है। तो यह शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता में अंतर था। जो अगला पॉइंट है ये सीधा महत्वपूर्ण टिप्पणी के रूप में पूछता है, और वो क्या है, परभक्षण, जिसको हम प्रीडेशन कहते हैं। परभक्षण क्या होता है, पर माने दूसरे का भक्षण यानी शिकार करना। जब कोई एक जाति अपने जीने के लिए दूसरे जाति का क्या करे, भक्षण करे, तो इसी को हम क्या कहते हैं, परभक्षण कहते हैं। जैसे शेर है तो वो हिरण का शिकार करेगा, सांप है तो वो छोटे छोटे कीड़ों और मेढक का शिकार करेंगे, तो इस प्रक्रिया को हम परभक्षण कहेंगे। तो एक जो भक्षण करे और दूसरा जो उसका शिकार बने। तो जैसे सांप है तो वो शिकार कर रहा है, मेढक क्या है, उसका शिकारी, वो शिकारी है, वो शिकार बन रहा है यहाँ पे मेढक। तो इसमें क्या होगा, एक जाति को लाभ होता है, एक जाति जो भक्षण करती है उसको लाभ होता है, उसको धनात्मक प्रदर्शित करेंगे, और दूसरी जाति जो होती है ऋणात्मक, उसको क्या होता है, नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि सांप जो है मेढक की जनसंख्या को घटा देगा तो मेढक का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। जबकि सांप को भोजन मिलेगा तो वह धीरे धीरे और क्या होगी, उसकी जनसंख्या बढ़ेगी तो उसको फायदा होगा। तो परभक्षण में मजबूत जाति का क्या होता है, लाभ होता है, जबकि कमजोर जाति जो होती है वह नुकसान या हानि में रहती है। तो ये प्रयोग क्या देखा गया, 1920 में ऑस्ट्रेलिया में एक विशेष प्रकार की नागफनी के पौधे लाए गए, और जब नागफनी के पौधे ऑस्ट्रेलिया में रहे तो कुछ ही वर्षों में वो लाखों हेक्टेयर में फैल गए। और जब वो नागफनी इतनी तेज़ी से फैली
तो वहाँ की जो प्राकृतिक संपदाएं हैं और विविधताएं हैं, जैव विविधता, वो नष्ट होने लगी। तो इससे बचने के लिए वहाँ के वैज्ञानिकों ने इस नागफनी को, जो नष्ट और नागफनी को खाने वाले जो कीट होते हैं, जिनको सलभ कहते हैं, इंग्लिश में उसको मोथ कहते हैं, उन कीड़ों को वहाँ पे लाए। तो जब उन कीड़ों को लाए तो वह उस नागफनी के फूलों को जल्दी काट के ख़त्म कर दिए, जिससे नागफनी की संख्या को क्या कर दिया गया, नियंत्रित कर दिया गया। तो जो परभक्षण में अगला महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या है कि परभक्षण के कारण एक जात की जनसंख्या क्या होती है, नियंत्रित होती है। तो ये इस तरीके से टिप्पणी वार यूपी बोर्ड में पूछते हैं। जो अगला ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है वह है परजीविता, पैरासिटिज्म। परजीविता किसे कहते हैं? तो परजीवी आप जानते हैं कि जो दूसरे के शरीर के ऊपर रह के अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जूं। मानव में या में क्या होता है, सरों में जूं पाए जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, खून आपके सर में रहेंगे और खून चूसेंगे और अपना जीवन, उनका परिवार आपके सर में अच्छे से रहेगा। तो वह भी एक क्या है, परजीविता का उदाहरण है। यानी कोई जीव जब दूसरे जीव के शरीर के ऊपर रह के अपना जीवन व्यतीत करता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, परजीविता, पैरासिटिज्म कहते हैं। अब ये दो प्रकार में विभाजित कर दी गई है। वह क्या होता है, एक होते हैं बाह्य परजीवी, एक होते हैं अंतः परजीवी। तो यहाँ पे एक चीज़ और समझ लें कि एक जाति को लाभ होगा, यानी जो परजीवी है, जो दूसरे शरीर में पल रहा है, उसको क्या होगा, लाभ होगा। जबकि जो अपने शरीर पे, जैसे किसी इंसान के सर पे जूं है तो उस जूं को फ़ायदा हो रहा है, बट उस इंसान का वो खून पी रही तो उसको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। और जो आश्रय देता है, जो जंतु को आश्रय देने वाली जात होती है, उसे हम क्या कहते हैं, परपोषी, यानी होस्ट कहते हैं। तो एक जात को इसमें क्या होता है, फ़ायदा होता है, और दूसरी जात को क्या होता है, नुकसान होता है। यानी जो परपोषी होते हैं उनको नुकसान होता है और जो परजीवी होते हैं उनको फ़ायदा होता है। तो जो बाह्य परजीवी होते हैं, जब परपोषी के शरीर के ऊपर जो जातियां पाई जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बाह्य परजीवी, एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट में होते क्या है, जूं हैं। और कुत्तों में जो पाई जाने वाली चिड़चिड़ियाएँ होती हैं जो खून चूसती हैं कुत्तों का, तो वो क्या होती हैं, बाह्य परजीवी होती हैं। और एक चीज़, बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता दें कि जो पौधे होते हैं, पौधों में भी बाह्य परजीविता पाई जाती है। और उसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, अमरबेल। फिगर में आप देख रहे होंगे, ये अमरबेल है और यह पौधों के ऊपर रह के उनके पोषक तत्वों को ग्रहण करती है और धीरे धीरे वह पौधा क्या हो जाता है, सूख जाता है। अब बात होती है अंतः परजीविता या अंतः परजीवी, इंडोपैरासाइट किसे कहते हैं, कि जब कोई जीव किसी जंतु के शरीर के अंदर निवास करता है और उसी के अंदर रह के अपना जीवन व्यतीत करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अंतः परजीवी, इंडोपैरासाइट। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मलेरिया परजीवी, और यह मच्छर के अंदर रहता है और फिर मच्छर के द्वारा मनुष्य के शरीर के अंदर प्रवेश करता है। तो यह इंडोपैरासाइट का बहुत अच्छा उदाहरण है। और वो परजीवी है कौन सा, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक क्या है, प्रोटोजोआ संघ का जंतु है, एक कोशिकीय जंतु है, जिसके द्वारा मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। जो अगला वो है एस्केरिस। एस्केरिस क्या है, एस्केरिस भी इंसान के शरीर के अंदर पाया जाने वाला जीव है और यह एक अंतः परजीवी है। तो यह यूपी बोर्ड के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, जिसमें सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को आपको यहाँ बता दिया गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप इस जो नोट्स है इसको आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट के साथ साथ इससे संबंधित सारे नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं। तो उस लिंक से जुड़ के आप सारे इस चैप्टर के महत्वपूर्ण नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।